Hello friends, this is Jyoti Sharma and welcome to our YouTube channel GS Fast Track। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स के साथ। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। ऑन विच डेट वर्ल्ड ऑब्जर्व द वर्ल्ड ओशियन डे, यानी विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है, जी हाँ, 8 जून। 8 जून को हमारा क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। अब बात करते हैं कि इस बार के वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी द ओशियन लाइफ एंड द लाइवलीहुड। जैसा कि हम जानते हैं कि डेली बेसिस पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन वजह से जो ओशियन है, सीज़ हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहे हैं और इन पर डिपेंड होने वाली जितनी भी लाइफ हैं वो भी क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो इस बेसिस पर जो है इस बार की थीम जो थी वो लाइफ एंड लाइवलीहुड थी। विश्व ने 8 जून 2021 को द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम के तहत विश्व महासागर दिवस को मनाया है। इसमें मेन जो थीम थी वो दुनिया भर की सरकारों को, लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर इसके बारे में प्रदान किया है। Now next question is, which film has got the Best Film National Award on Environmental Conservation at 67th National Film Award 2021? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बूंद, एक कहानी, वाटर ब्यूरियल या फिर सी वाटर। सो नाउ द आंसर विल बी वाटर ब्यूरियल। अब बात करते हैं कि आखिर ये ऐसी क्या कहानी थी या क्या फिल्म थी जिसमें से जो है अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिलाया है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो मूवी है ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक मूवी है जो बेस्ड है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर। कहाँ पर, किस चीज़ पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है अरुणाचल प्रदेश। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो मूवी है ये जो है ये इस बारे में ये भी बताती है कि ये एक्चुअली मूवी जो है ये एक नोवेल पे बेस्ड है। जो नोवेल है वो असमीज़ नोवेल है और जिसे लिखा है येशे दार्जी ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो इस फिल्म के जो है डायरेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं शांतनु सेन। तो शांतनु सेन के द्वारा डायरेक्टेड की गई ये मूवी है, असमीज़ नोवेल पर बेस्ड है। और साथ ही साथ अगर लाइफस्टाइल बोले तो इसमें जो दिखाया गया है वो किसका लाइफस्टाइल है? अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली स्थानीय जनजातियों की कहानी पर ये बेस्ड है। अब बात करते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एक नोवेल पर बेस्ड है, तो उस नोवेल का क्या नाम है? तो उस नोवेल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, सबा कोटा मनुआ। सबा कोटा मनुआ जो है एक असमीज़ नोवेल है जिस पे बेस्ड जो है ये स्टोरी बनाई गई है और इसी पर ही क्या किया गया, मूवी को डायरेक्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ द लीस्ट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-2020 इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे कम प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019 किसके पास है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा रमेश पोखरियाल। जो हमारे रमेश पोखरियाल सर हैं, यानी शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये PGI इंडेक्स की मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो PGI शिक्षा में परिवर्तनकारी परिवर्तन का आकलन और उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग प्रदान करता है। 5, जिसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। अब कौन कौन से? जैसे कि चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकांश राज्यों की रिपोर्ट जो है उसमें इस बार सुधार आया है। साथ ही साथ इस वर्ष 5 राज्यों में 901 से लेके 950 तक का स्तर जो है वो स्तर 2 स्कोर प्राप्त किया गया है। और अगर इसकी ग्रेडिंग देखें तो उसमें क्या है, उसमें जो है आप देखेंगे कि लद्दाख को पहली बार ग्रेड दिया गया है और जिसमें आखिरी में जो 7 और उसे ग्रेड कौन सा ग्रेड दिया है? 7th ग्रेड उस पे उसे रखा गया है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हाल ही में जो चर्चा में रहा, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में काफ़ी सुनने को मिला कि वैक्सीनेशन की कमी हो चुकी है। 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन ठीक से नहीं लग पा रही है, काफ़ी लोग हैं जो रह रहे हैं। तो बात करते हैं कि आखिर ये जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है वो किसने स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैंपेन है ये यहाँ पे स्टार्ट किया है दिल्ली, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। अब आखिर है क्या ये जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, यानी जहाँ पर भी आप वोट देने जाते हो, यानी जो भी आपके पोलर बूथ हैं, ठीक है, जो भी आपके पोलिंग बूथ हैं, जहाँ पे भी आपकी जगह जाती हैं, जहाँ आप वोट देने जाते हैं, तो 45 प्लस के जो भी लोग होंगे वो अपने नियरेस्ट पोलिंग बूथ पर जाकर भी वैक्सीन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ऑफ द कंट्री। कौन सा शहर देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है। तो हाल ही में ये जो है न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है कि एक जगह है जहाँ पर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, जिनके ख़राब होने से जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये तय किया गया है कि अब उस जगह के आसपास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। तो वो हुआ है हमारा हाल ही में गुजरात, ठीक है। अब जब गुजरात का नाम आता है तो हाल ही में गुजरात जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्यों पॉपुलर रहा है। तो स्पेशली फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस लिए रहा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जैसा कि हम जानते हैं किसकी फ़ोटो है ये, यहाँ पे किसकी मूर्ति बनाई हुई है, किसकी स्टैचू है, तो वो है हमारी सरदार पटेल जी की मूर्ति है। अब आखिर ये है कहाँ पे, किसने बनाई है? तो ये राम सुतार जी ने बनवाई है। अब अगर हम थोड़ा और जाने अगर गुजरात के बारे में, तो गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पे दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। क्या? दांडी मार्च। किसने स्टार्ट कराया था दांडी मार्च? जी हाँ, गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च जो है कब किया गया था गुजरात में? दांडी मार्च स्टार्ट किया था गुजरात में, वो किया था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने जो है दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, और ये कब तक रहा था? 6 अप्रैल 1930 तक रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एशियाटिक लायंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो टेम्पल फेमस है वो है सोमनाथ का मंदिर। अब यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ के विजय रूपानी। कौन है यहाँ के सीएम? यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके, हु बिकेम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे हाल ही में बनाया गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव कुमार, सन कुमार सेन, ओम प्रकाश रावत या फिर सुनील चंद्र। और ये सभी इलेक्शन कमीशन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है आपके इस तरीके से होती है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं जो हाल ही में है, तो वो हैं आपके सुशील चंद्र, और अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की तो वो हैं आपके अनूप चंद्र और राजीव कुमार। राजीव कुमार को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो इस पिछले क्वेश्चन का आंसर जो होगा, जो यहाँ पे दिया गया है, तो वो होगा आपका राजीव कुमार। हाँ, यहाँ पर ये सन कुमार सेन की जो बात की गई है, ये क्या है? ये इलेक्शन कमीशन जब बना था तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जो कमिश्नर जो नियुक्त हुए थे वो यही थे, यानी सन कुमार सेन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर शाहिद अब्दुल्ला, यानी शाहिद अब्दुल्ला का आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है हाल ही में जीते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के 76th सेशन में। तो ये आखिर कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ के हैं? तो इसका आंसर होगा मालदीव्स, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलेट करते हैं? ये रिलेट करते हैं मालदीव्स। और साथ ही साथ अगर हम बताएं तो इंडिया जो है इसने सपोर्ट किया था मालदीव्स को, मतलब
मालदीव को कि हम आपका साथ देंगे इन इलेक्शंस में। और अब बात करते हैं कि आखिर ये कितने वोट्स के साथ जीते हैं। तो इन्हें मिले थे 143 वोट्स। 143 वोट से ये जो हैं ये जीते हैं। और इनके अगेंस्ट जो थे वो थे अफ़गानिस्तान के, ठीक है, अफ़गानिस्तान के जो थे वो थे जलमाय रसूल। ठीक है, कौन थे? जलमाय रसूल। ये थे जलमाय रसूल, RASSOUL। जलमाय रसूल इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और इन्हें मिले थे 48 वोट्स। यानी कि अगर हम बात करें कि 198 वोट्स में से 48 वोट्स जो थे वो अफ़गानिस्तान को दिए गए और बाकी के बचे 143, मतलब उनमें से भी जो थोड़े से 143 वोट्स थे वो दिए गए थे मालदीव्स को। बाकी के वोट्स इधर उधर बढ़ गए, तो मालदीव जो था वो इस तरीके से वो जीते। और कौन बने हैं अब वहाँ के प्रेसिडेंट? वो बने हैं शाहिद अब्दुल्ला। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शाहिद अब्दुल्ला की फ़ोटो है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ओशन द आउटब्रेक ऑफ द सी स्नॉट, यानी कहाँ पर सी स्नॉट जो है वो देखा गया। हालांकि सी स्नॉट यहाँ पर पहले भी दिखा है, लेकिन इस बार जो है वो अपना एक काफ़ी ज़्यादा जो एक्सटेंट लेवल पर सी स्नॉट को यहाँ देखा गया है। तो पहले अगर हम बात करें कि सी स्नॉट क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चीज़ों को अगर पानी में फेंक देते हैं या वो अगर जमा हो जाते हैं, तो उसके जमा हो जाने से पानी के ऊपर की तरफ जो है, आप यहाँ देखिए ये झाग जैसा जो ये दिख रहा है, इस तरीके से जो है काई की तरह एक फॉर्मेशन हो जाती है और कुछ गाढ़ा सा लिक्विड जो होता है वो इसके ऊपर सरफेस पर ही जो है ये नज़र आता है। अब इसकी वजह से जो यहाँ पे शिप होते हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर पाते और बाकी भी वहाँ की जो लाइफ है उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बात करते हैं कि ये हाल ही में कहाँ पर देखा गया है। तो ये आपका देखा गया है मरमरा सी के पास। ठीक है, मरमरा सी की बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ ये आप देखिए ये क्या है, ये यूरोप का हिस्सा है और ये नीचे एशिया। ठीक है, तो यूरोप और एशिया यहाँ पर बीच में ये आपको क्या दिख रहा है? इस्तांबुल। क्या दिख रहा है आपको? इस्तांबुल। यहाँ पे इस्तांबुल है और ये क्या है? यहाँ पर ये प्रेजेंट है सी ऑफ मरमरा। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि टर्की। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो नियर टू द इस्तांबुल। ठीक है, तो ये क्या देखे गए हैं? सी ऑफ मरमरा। और इस सी ऑफ मरमरा के अंदर आपको सी स्नॉट जो है वो पाया गया है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सी स्नॉट है या सी ऑफ मरमरा है वो और ब्लैक सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट है, यानी कौन सी जल संधि है जो इनको जोड़ के रखती है? तो वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस जल संधि जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड द मिनिमम ग्लोबल टैक्स ऑन MNCs, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन पर जो है हाल ही में जो है टैक्स लगा दिया गया है, ग्लोबल टैक्स। अब वो तय कर दिया गया है, तो वो किसने तय किया है? ठीक है, तो बात करते हैं ये टैक्स जो है, जैसे कि पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी बाहर से कंपनीज़ आती हैं। ठीक है, तो जो ये बाहर से कंपनीज़ आती हैं ये यहाँ पर आकर, इंडिया में भी आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो हम लोग भी तो इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे यूज़ करने से तो क्या होगा, इनका तो प्रमोशन हो रहा है, यानी ये तो अपना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास क्या हो रहा है? इंडिया के पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जिस कंट्री की वजह से प्रॉफिट हो रहा है उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये तय किया गया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं या जो भी कंपनीज़ होंगी उन पर जो है वो एक टैक्स लगेगा और वो टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यानी सबसे पहले अगर बोलें तो इसकी स्टार्टिंग जो की गई वो 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और उस समय जो टैक्स था वो 6% का टैक्स दिया जाता था। लेकिन 2020 के बजट में फिर से डिस्कशन इसी बात पर छेड़ा गया कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको सिर्फ उनके प्रोडक्ट से तो जो है बेनिफिट हो ही रहा है, साथ ही साथ जो एड्स आते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है।
तो ये कहा गया कि इसको जो है इसमें जो है और ज़्यादा इसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और डिजिटल टैक्स की भी बात की गई। तो इन सारी ही बातों को देखकर एक मीटिंग बनाई गई और इस मीटिंग में जो है ये तय किया गया कि अब जो टैक्स होगा वो कितना लगेगा, 15%। कितना, 15% की जो घोषणा है वो कर दी गई। और ये किसने की है, G7 ने। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये G7 क्या है। तो ये जो टैक्स है ये कितना बढ़ा दिया गया, 15%। G7 के अंदर जो है 7 कंट्रीज़ आती हैं, जो क्या क्या हैं, जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जूस विद GF। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बिटकॉइन के बारे में पहले मैं बता दूं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन जो है कोई भी एक ऐसी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हाल ही में एक देश ने इसको जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का सिंबल है। तो बिटकॉइन को हाल ही में एक देश ने क्या कर दिया गया है, एक कानूनी मुद्रा के रूप में जो है इसे अपनाया है। तो आखिर वो कौन सी कंट्री है, तो वो है एल साल्वाडोर, ठीक है। कौन सी कंट्री है, एल साल्वाडोर। जिन्होंने नाम पहली बार सुना है तो उन्हें बता दें कि आखिर ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट पड़ता है, यहाँ पर है आपका एल साल्वाडोर। ये नियर है, इसे मतलब इसके आसपास के जो एरिया हैं इसे कैरेबियन सिटी भी कहा जाता है या कैरेबियाई शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैरेबियन सी के आसपास हैं, ठीक है। तो होप कि आपको जो है आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे करंट अफेयर्स की। और अब जो होगा, आप अगर डेली इनका रिवीजन करते रहोगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ क्लिक ऑन दी बेल आइकन। थैंक यू।